Assalamualaikum class. This is Anam Khalid, Head of Department of Chemistry from the Legend Institute of Management Sciences, your course instructor of Organic Chemistry. लेक्चर नंबर 18 में जो हमारा लास्ट हुआ था उसके अंदर हमने ये देखा कि एरोमेटिक कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी जो है वो कितनी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और एरोमेटिक कंपाउंड क्यों स्टेबल होते हैं। हमने ये अपनी फ़िज़िकल क्लास में भी डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि एरोमेटिक होते हैं उनमें स्टेबिलिटी की वजह क्या होती है। बेंजीन रिंग के ऊपर एक पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड मौजूद है। उस क्लाउड की वजह से, उस डीलोकलाइजेशन की वजह से हम क्या कहते हैं कि वो उसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जो है वो आ जाती है। लास्ट लेक्चर से ही हम कंटिन्यू करेंगे आगे। आज हमने थोड़ा फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। पहले एरोमेटिक कंपाउंड्स की। सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड, जैसा कि आप सब जानते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड होते क्या हैं जिसमें एटलीस्ट वन और मोर बेंजीन रिंग मौजूद हो। अब इसमें यहाँ पर भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये तमाम के तमाम इसमें क्या हैं, कार्बन्स हैं। और आप सब जैसा कि देख रहे हैं कि ये नॉन पोलर एरियाज़ हैं। तो ये नॉन पोलर हैं। कार्बन चूँकि नॉन पोलर होता है लिहाजा ये वाटर के अंदर इमिजिबल होते हैं, यानी वाटर के अंदर ये हल नहीं होते। और ये हल किस में होते हैं? ये हल होते हैं किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। एज दे आर ऑफन अनरिएक्टिव। ये इनके अनरिएक्टिव होने की क्या वजह है? ये अनरिएक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन या डीलोकलाइजेशन का एक क्लाउड मौजूद है। उस क्लाउड की वजह से कोई भी जो न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल है वो इसके ऊपर अटैक नहीं हो सकता। ओके क्लास, दे आर यूज़फुल एज सॉल्वेंट फॉर अदर नॉन पोलर कंपाउंड। ये जो बेंजीन है, टोलिन है, ये तमाम के तमाम जो हमारे पास होते हैं ये क्या करते हैं, ये दूसरे नॉन पोलर कंपाउंड्स के लिए क्या होते हैं, सॉल्वेंट के तौर पर एक्ट करते हैं। अब जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि इसमें कार्बन की जो मिकदार है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सिंपल अल्कीन। इस वजह से एरोमेटिक कंपाउंड जो हैं ये सूटी येलो फ्लेम देते हैं। ये जो तवे की कालक होती है उस तरह का होता है सूट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा काला धुआं। तो अब बाज़ात ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि ऐसा क्यों होता है कि कार्बन का जो फ्लेम है वो सूटी क्यों होता है। तो कार्बन की जो रेशो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, एरोमेटिक में, वो हाई है। हाई रेशो होने की वजह से हम क्या कहते हैं कि इसका जो फ्लेम है वो क्या होगा, वो भी बहुत ज़्यादा ब्लैक होगा। 4 पे देखें, एरोमेटिक कंपाउंड जो हैं ये साइक्लिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर के साथ साथ इसमें डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। डीलोकलाइज्ड का मतलब ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ठहरे हुए नहीं हैं। इलेक्ट्रॉन किसी भी एक एरिया के अंदर जो है वो फ्रोज़न नहीं हैं, बल्कि वो मूव कर रहे होते हैं। ड्यू टू दिस कनेक्टेड नेटवर्क ऑफ पाई बॉन्ड द रिंग्स आर प्लानर। ये रिंग्स क्या हैं? प्लानर हैं। अब क्लास इसमें देखें, रिंग्स क्या हैं? प्लानर हैं, यानी इसमें तमाम कार्बन एक ही प्लेन में हैं और इसी वजह से ये बोट और टेबल स्ट्रक्चर नहीं बनाता। अब ये बोट और टेबल स्ट्रक्चर क्या हैं, इसकी पीछे एक हिस्ट्री ये है कि आपकी जो बोट स्ट्रक्चर होता है वो होता है इस तरीके से। ये देखें क्लास, पहले इसको रेस करते हैं सारे को। अब देखें, ये होता है आपके पास बोट स्ट्रक्चर, इसमें 6 कार्बन हैं, ठीक है। ये होता है आपके पास चेयर स्ट्रक्चर, इसके अंदर कितने स्ट्रक्चर होते हैं, ये यूँ होता है, ठीक है। चेयर स्ट्रक्चर में भी 6 कार्बन होते हैं। लेकिन बेंजीन रिंग की शक्ल क्या है? बेंजीन रिंग की शक्ल ये है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो पाई बॉन्ड का नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंसीडर किया जाता है। अब हम आते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी पे। इसके लिए ज़रा इस स्लाइड को पढ़ते हैं कि ये डबल बॉन्ड है एरोमेटिक कंपाउंड में, ये एडिशन रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता। इसकी रीज़न मैं आपको फ़िज़िकल क्लासेस में बहुत बार बता चुकी हूँ कि एरोमेटिक कंपाउंड इस वजह से एडिशन रिएक्शन नहीं देते क्योंकि इनका ये जो पाई बॉन्ड होता है ये डीलोकलाइज होता है ओवर द रिंग।
डीलोकलाइज और कॉन्जुगेशन की वजह से हम कहते हैं कि बेंजीन रिंग का जो बेंजीन रिंग है वो न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल के लिए तो सूटेबल होता है, लेकिन वो कभी भी एडिशन रिएक्शन खुद से नहीं दे सकता। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इसमें आती क्यों है? इसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है पाई इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड की वजह से, और ये स्टेबिलिटी लॉस्ट हो जाती है। चूँकि देखें, आप खुद देखें, अगर बच्चों इसके अंदर कोई चीज़ ऐड करवाई जाएगी, जैसे हाइड्रोजन ऐड करवाई मैंने, तो ये डबल बॉन्ड गायब हो गया। डबल बॉन्ड के गायब होने की वजह से डीलोकलाइजेशन चली गई। जब ये चला जाएगा डीलोकलाइजेशन, इसी वजह से कहते हैं कि कभी भी बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि अगर इसने किसी चीज़ को ऐड कर लिया तो इसका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। डबल बॉन्ड जब इसका सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो इन एक्चुअल क्या हो रहा होगा, आपके पास इसका नुकसान ये होगा कि बेंजीन रिंग बेंजीन बनेगा ही नहीं, बल्कि वो कोई और कंपाउंड जो है वो बन जाएगा, तो वो बेंजीन की सस्टेनेबिलिटी नहीं रहती। अब बच्चों एक कंपैरिजन आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें अनसैचुरेशन बहुत ज़्यादा है। क्यों इसमें अनसैचुरेशन ज़्यादा है? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड 3 हैं, ठीक है। उसी वक्त हम कहते हैं कि रिएक्टिव भी है, जाहिर है ट्रिपल डबल बॉन्ड है इतने, तो रिएक्टिव भी होगा, लेकिन ये अल्कीन से कम रिएक्टिव है। अल्कीन की तरह, जैसे अल्कीन क्या करता है, अल्कीन ऑक्सीडेशन भी देता है, रिडक्शन भी देता है, आपको एडिशन भी देता है, लेकिन बेंजीन जो है वो आपको ऐसे इस टाइप के रिएक्शन नहीं देता। देखें ज़रा, अल्कीन्स जो हैं ये लेस रिएक्टिव होते हैं अल्कीन एंड अल्काइन से। ये बहुत बार आप रीज़न पढ़ चुके हैं कि अल्केन क्यों कम रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि उनमें सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता ही नहीं है। एरोमेटिक कंपाउंड जो हैं अगर इनकी देखी जाए तो ये ज़्यादा रिएक्टिव हैं अल्केन से, लेकिन ये अल्कीन और अल्काइन से कम रिएक्टिव होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड है आपके पास, अल्केन सबसे पहले आ जाता है, ठीक है। फिर आते हैं एरोमेटिक्स, यानी एरोमेटिक कंपाउंड्स उससे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर के अंदर जो एरोज़ हैं वो थोड़े से गलत लग गए हैं, तो आपने इसको फॉलो नहीं करना। मैं जो बोल रही हूँ वो आपने ध्यान से सुनना है। सबसे पहले जो रिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड है वो है अल्कीन, फिर आते हैं अल्काइन, फिर आते हैं बेंजीन, और फिर लास्ट में आते हैं अल्केन्स। तो ये इनका रिएक्टिविटी कंपैरिजन है। नेक्स्ट में क्लास देखें, अब हमने ये पढ़ लिया कि बेंजीन जो है वो आपको एडिशन रिएक्शन नहीं देता। अगर ये बेंजीन आपको एडिशन रिएक्शन नहीं देता तो ज़ाहिर सी बात है ये आपको क्या देगा, ये आपको एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देगा। इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन जो होगा ये बॉन्ड एक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी के तौर पर, यानी ई पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल जो बेंजीन रिंग का कार्बन होगा उसके ऊपर जाकर अटैक करेगा, क्योंकि वहाँ हाइड्रोजन भी तो है। रिएक्शन जो है वो प्रिजर्व करता है पाई सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड देयरफॉर द एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ द बेंजीन रिंग। लिहाजा आपका जो बेंजीन रिंग है उसका जो एरोमेटिक कैरेक्टर है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। एक छोटा सा मैकेनिज्म दिखाया हुआ है, पहले स्टेप में क्या होगा और सेकंड स्टेप में जो है वो क्या होता है। फर्स्ट स्टेप में देखें क्लास, इसमें क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ से आएगा? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है आपके रीएजेंट से और आपके कैटलिस्ट के रिएक्शन करने से। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ करेगा? डबल बॉन्ड के ऊपर। क्यों डबल बॉन्ड के ऊपर? क्योंकि डबल बॉन्ड में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या चाहता है? ये भी तो इलेक्ट्रॉन चाहता है, लिहाजा ये इसके ऊपर अटैक करेगा। जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा ये दोनों बॉन्ड वैसे के वैसे ही रह जाएंगे, जबकि यहाँ पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और हाइड्रोजन, और ये उसने बाहर निकाल के दिखा दिए कि हाइड्रोजन और जो इलेक्ट्रोफाइल है वो बाहर उसके ऊपर आकर अटैच हो गया। इस सूरत में इसका नाम होगा कार्बोकेटाइन, क्योंकि कार्बन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। सेकेंड स्टेप में देखें, सेकेंड स्टेप में कोई भी बेस आएगा, बेस ने क्या करना है? बेस ने हाइड्रोजन को बाहर निकालना है और वाटर बना देगा या कोई नया कंपाउंड बन जाएगा। बेस होता क्या है? जिसके पास लॉन पेयर होता है। बेस अटैक करेगा इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। जैसे ही इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, आपका हाइड्रोजन जो होगा जब वो यहाँ से चला जाएगा तो ये जो बॉन्ड है वो इस सूरत में यहाँ वापस इसको चला जाएगा, और आपके पास जो बेंजीन बनेगी वो क्या हो जाएगी? सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, यानी बेंजीन के ऊपर हाइड्रोजन की बजाय क्या लग गया? कोई भी इलेक्ट्रोफाइल लग गया, और Hb जो है वो आपके पास वापस आ जाएगा।
तो ये एक जनरल सा मैकेनिज़्म था जिसमें सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक करता है। इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने की वजह से कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर बेस अटैक करेगी उस कार्बोकेटाइन पर और आपके पास सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जो है वो फाइनली तौर पर प्रोडक्ट के तौर पर आपको मिलेगी। अब कुछ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं आपको। सबसे पहला रिएक्शन इसके अंदर है आपका नाइट्रेशन, ठीक है। और इसमें एक और आपने बात याद रखनी है कि इलेक्ट्रोफाइल जब बेंजीन पर अटैक करता है तो वो स्टेप इंतहाई स्लो होता है, लेकिन जब ये बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो स्टेप इंतहाई फास्ट होता है और बेस क्या करता है, हाइड्रोजन को लेकर अलग हो जाता है। इस तरह के रिएक्शन को जिसमें इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर बिहेव करता है, इसे हम क्या कहेंगे कि ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहली टाइप जो आती है वो है नाइट्रेशन की। नाइट्रेशन में क्या होगा, नाइट्रेशन एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, ये कैरी आउट होगी नाइट्रिक एसिड या कंसनट्रेटेड H2SO4 की मौजूदगी में। यानी ये कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होगा HNO3 और H2SO4 की मौजूदगी में। जैसे ही ये रिएक्शन होगा, आपका जो हाइड्रोजन है बेंजीन रिंग का वो रिप्लेस हो जाएगा NO2 से। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें NO2 जो है वो इंट्रोड्यूस होता है बेंजीन रिंग के अंदर, उसे कहते हैं नाइट्रेशन, ठीक है। इसमें आपका जो इलेक्ट्रोफाइल होगा पहले वो जनरेट होगा। वो कैसे जनरेट होगा, वो इसके मैकेनिज़्म में हम देखते हैं कि वो कैसे जनरेट होता है। सबसे पहले क्या होगा, आपके पास सबसे पहले जो है नाइट्रिक एसिड बेंजीन रिंग के साथ रिएक्ट करता है। अब होगा क्या, ये यहाँ से H और एक यहाँ से O, OH यहाँ से निकला एक H, क्या बन गया H2O, और ये NO2 जो बाकी बचा वो इसके ऊपर आकर अटैच हो गया, यानी नाइट्रोबेंजीन और वाटर आपके पास बाय प्रोडक्ट बन गए। ये रिएक्शन लिखना बहुत आसान है, हमने रिएक्शन जो है वो फौरी तौर पर लिख दिया कि ये रिएक्शन ऐसे होता है। लेकिन अब हम इसका मैकेनिज़्म जानना चाहते हैं कि इसका मैकेनिज़्म जो है वो क्या है। मैकेनिज़्म में क्या होगा, HNO3 में H2SO4 डालेंगे, आपके पास जनरेट होंगे NO2, HSO4 और H3O पॉजिटिव। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज वाले जो होते हैं इनको हम क्या कहते हैं कि ये आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब इलेक्ट्रोफाइल NO2 भी है और H3O पॉजिटिव भी है, तो इनमें से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो फिर बेंजीन रिंग पर अटैक कर सकता है। तो दोनों में से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जो है वो NO2 पॉजिटिव है। NO2 पॉजिटिव जब बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा तो अब देखिए इन्होंने हाफ रिंग का मतलब ये है कि दो बॉन्ड वैसे के वैसे ही हैं, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया है। तो आप देखें यहाँ पर हाफ रिंग बन गया और यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया और ख़ुद आकर NO2 यहाँ अटैच हो गया। ये स्टेप मैंने पहले भी बताया था बहुत ज़्यादा स्लो होता है, जिसमें आपका इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक करता है बेंजीन रिंग पे। सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो आपकी बेस बनी हुई थी, बेस क्या है HSO4, HSO4 नेगेटिव वापस आएगा, इस H को पकड़ के क्या बना देगा H2SO4 और NO2 उसके ऊपर वैसे का वैसा ही लग जाएगा। जबकि हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा तो बॉन्ड वापस अपनी जगह पर आ जाएगा और आपके पास क्या बन जाएगी, नाइट्रो बेंजीन। तो ये क्या है, ये आपकी नाइट्रेशन का प्रोसेस है। ये जो नाइट्रेशन है इसके अंदर नाइट्रोनियम आयन जो है ये देखा गया है कि ये एक्ट करता है एज एन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। और इसे रिप्लेस करवाया जाता है, किससे रिप्लेस करवाया जाता है, इसे रिप्लेस करवाया जाता है हाइड्रोजन से, ठीक है। और एक यहाँ पर एक टर्म और आती है फ्यूमिंग एसिड क्या होती है। तो फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड ये होता है कि अगर HNO3 में NO2 थोड़ा सा डिज़ोल्व हो जाए तो उसको कहते हैं फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। अगर HNO3 में NO2 डिज़ोल्व फॉर्म में हो तो वो क्या कहलाता है, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। जबकि एक सवाल अक्सर औकात पेपर में ये भी आ जाता है, व्हाट इज़ फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड वो होता है जिसमें SO3 मौजूद होती है डिज़ोल्व फॉर्म में, जिसमें NO2 डिज़ोल्व फॉर्म में होती है वो होता है फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। तो ये फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड और फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड होता है। अब हम देखते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में HSO3 ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस होता है, HSO3 ग्रुप इसके अंदर अटैच होगा, ठीक है क्लास। HSO3 ग्रुप जिसके अंदर अटैच होगा उसको हम क्या कहेंगे कि वो आपकी क्या है, वो सल्फोनेशन है। अब इसमें होता ये है कि H2SO4 पहले H2SO4 के साथ सेल्फ रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। और
इसमें देखा गया कि इसके अंदर भी SO3 बनता है और SO3 एक्ट करता है एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, SO3 एक्ट करेगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल। अब SO3 का स्ट्रक्चर क्या होगा इसको हम देख लेते हैं। SO S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये क्या हो गया SO3 आपका एज एन इलेक्ट्रोफाइल जो है वो एक्ट करता है। अब बाज़ाहिर देखने में ऐसा लग रहा है कि ये न्यूट्रल स्पीशी है, तो ज़रूरी नहीं होता कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही हो। हर वो स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है वो एक्ट करती है एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब देखें क्लास, इसका हम जो है वो रिएक्शन देखते हैं कि अब आपने इसको आगे फर्दर कैसे करना है। सबसे पहले क्या होगा, आपका जो कंपाउंड है बेंजीन, ये एक्ट करेगा H2SO4 के साथ। ठीक है, इसके ऊपर क्या अटैच हो जाएगा HSO3 और साथ में यहाँ से वाटर इवॉल्व हो गया। इसी तरीके से वो कहता है SO3 डायरेक्ट भी ऐड हो सकता है। SO3 जब डायरेक्ट ऐड होगा तो वो प्रोसेस होगा H2SO4 की मौजूदगी में। आपको थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड उसमें डालना पड़ेगा, तो ये फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड्स में होगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड की मौजूदगी में होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर पॉसिबल हो सकता है। मैकेनिज़्म में क्या है, सबसे पहले आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो होगा जनरेट। कैसे जनरेट होगा, H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा और बनेगा क्या, SO3 नेगेटिव, H3O पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव। SO3 फिर अटैक करेगा बेंजीन रिंग के ऊपर और आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। फिर ये अटैक करेगा आपकी बेस के साथ रिएक्ट करेगा। बेस क्या है, HSO4 नेगेटिव। HSO4 इससे वापस अपना H ले लेगी और क्या बना देगा H2SO4, और आपके पास जो कंपाउंड प्रोडक्ट बन जाएगी वो क्या होगी, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ SO3 अटैच रहेगा। यानी HSO3 जो है वो उसके ऊपर बाकी आपका जो है वो फाइनली तौर पर अटैच रहता है। तो ये बच्चों इसका जो रिएक्शन था और इस रिएक्शन का जो है वो एक मैकेनिज़्म था जो हमने देखा कि हम इसको किस तरीके से फॉलोअप में ला सकते हैं। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में अगेन उसने यही बताया है कि पहले होगा क्या, रिएक्शन कैसे जो हैं वो बिहेव कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, H2SO4 के साथ मिला, SO3 बना, H3O पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव। SO3 फिर अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे, स्लोएस्ट स्टेप पे। फिर जो है वो क्या होगा, HSO4 के साथ रिएक्ट करने के साथ H2SO4 वापस बन जाएगा और SO3 उसके ऊपर ही लगा रहेगा। ये भी हो सकता है कि वो H3O पॉजिटिव के साथ फिर रिएक्ट करे और HSO3 और H2O वापस आपको दे दे। वो कहते हैं ये जो सल्फोनेशन होती है ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ये भी हो सकता है कि ये वाटर को दोबारा से गेन करे तो क्या बना दे, बेंजीन और H2SO4 जो है वो दोबारा से भी इसमें बन सकता है। नेक्स्ट बच्चों इसके अंदर है हेलोजिनेशन, जो है हेलोजन ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा। जैसे हमने कहा सल्फोनेशन वो है जिसमें SO3 ऐड होता है। ठीक है, आपके पास हमने कहा कि नाइट्रेशन वो है जिसमें NO2 ऐड होता है। तो हेलोजिनेशन वो है जिसमें हेलोजन ऐड होता है। तो ऐसा प्रोसेस यानी द प्रोसेस ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन इन द प्लेस, जो रिप्लेस करता है हाइड्रोजन एटम को आपके रिंग से एक हेलोजन एटम रिप्लेस करा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, अब बेंजीन कभी सब्स्टिट्यूशन भी दे रहा होता है, कभी एडिशन भी दे रहा होता है, तो ये डिपेंड करता है कि बेंजीन के रिएक्शन किस तरीके से सॉर्ट आउट हो रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले ये होगा कि आपके पास ये जो आयरन है ये हेलोजन के साथ रिएक्ट करेगा। पहले तो आपने कैटलिस्ट को प्रिपेयर करना है। ये रिएक्शन एक कैटलिस्ट की मौजूदगी में होता है जिसे हम अमूमी तौर पर FeX3 या आयरन टेट्राहेलाइड भी कहते हैं। ठीक है, अब बेंजीन में क्लोरीन डाली आपने। ठीक है, यहाँ से H निकला HCl और H की वजह क्या लग गया Cl, क्लोरो बेंजीन बन गई। इसी तरीके से आपके पास ब्रोमो बेंजीन बनती है। अब ये जो टॉलिन है वो भी क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर सकती है। इसके आपके पास दो तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं, एक होता है R2। R2 का मतलब होता है बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ। एक होता है पैरा, पैरा का मतलब होता है 100% ऑपोजिट। तो हेलोजिनेशन जो है वो आपको जो टॉलिन है ये डिपेंड करता है कि CH3 ग्रुप जो है वो कौन सा है। CH3 ग्रुप जो है वो R2 पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, तो एक उसकी R2 साइड पर लग जाता है और दूसरा जो है उसकी पैरा साइड पर अटैच हो जाता है। अब बच्चों आप लोगों के सामने इसके कुछ स्टेप्स नज़र आ रहे होंगे। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपने FSC में बहुत बार पढ़ी हुई हैं। सबसे पहले क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल ने जनरेट होना है। कैसे जनरेट होगा, हेलोजन अटैच होगी आपके कैटलिस्ट के साथ। कैटलिस्ट क्या है, FeBr3, Br पॉजिटिव और
FeBr4 नेगेटिव जो है वो बन जाएगा आपके पास, ठीक है। फिर देखें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा किस पे, बेंजीन रिंग पे। रिएक्शन क्या होगा, स्लो स्टेप होगा। जब इसका अटैक होगा हाइड्रोजन बाहर आ गया और Br इसके साथ आकर अटैच हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है, बेस रिएक्टर। बेस क्या थी, जो बाकी कंपाउंड था FeBr4 नेगेटिव। ये एक फास्ट स्टेप है, इसमें क्या होगा, इसने अपना H वापस लेना है। जब ये H अपना वापस लेगा तो HBr FeBr3 जो कैटलिस्ट है वो आपका रीजनरेट हो गया और आपके पास आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, ब्रोमोबेंजीन जो है वो आपका प्रोडक्ट आपके पास फाइनली आ गया। तो ये था क्लास आपकी हैलोजिनेशन। और अब क्लास हम देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है क्या। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की अगर एक जनरल हिस्ट्री देखें तो ये इसमें बहुत सारे रिएक्शन आ जाते हैं और इनको किसने डेवलप किया था, इसको चार्ल्स फ्रीडल ने जो है वो डेवलप किया और जेम्स क्राफ्ट ने। दो साइंटिस्ट के नेम की वजह से इसका नेम क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट। 1877 में उसने जो है वो एरोमेटिक रिंग को डिस्कवर किया। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो मेन टाइप्स के होते हैं, या तो इसमें होती है अल्काइलेशन जिसमें अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है, या इसमें होती है असाइलेशन जिसमें असाइल ग्रुप जो है वो ऐड होता है। दोनों के दोनों जो हैं उनके प्रोसेस या उनके प्रोसीजर्स बिल्कुल सेम हैं और दोनों में क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में पहले हम अल्काइलेशन देखेंगे। अल्काइलेशन जो है अल्काइल हैलाइड के साथ होती है, इसमें एक लीवस एसिड होता है। लीवस एसिड जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड है, फेरिक क्लोराइड है या मैक्सेन है, ये कैटलिस्ट के तौर पर बिहेव करता है। होगा वही जो हम पहले भी बहुत बार देख चुके हैं। पहले जनरेशन होगी इलेक्ट्रोफाइल की, उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, फिर रीजनरेशन होगी कैटलिस्ट की। तो अब आगे देखते हैं कि इसमें कैसे प्रोसेस जो है वो हो रहा है। रिएक्शन देखें ज़रा। रिएक्शन में पहले आपके पास बेंजीन था, बेंजीन में आपने डाला मिथाइल क्लोराइड CH3Cl। AlCl3 की मौजूदगी में आपके पास CH3 इधर अटैच हो गया Cl और यहाँ से H निकला HCl, ये प्रोडक्ट आपके पास बन गए। इसी तरीके से वो कहता है कि आप कोई भी चीज़ के ऊपर अटैच जो है वो कर सकते हैं, लेकिन इसकी अटैचमेंट में ज़रूरी ये होता है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो है क्या। जैसे कोई अल्कोहल है, BF3 की मौजूदगी में आप इसको भी अटैच कर सकते हैं, तो इसमें क्या होगा, H2 आपका प्रोडक्ट होगा। इसी तरीके से कोई अल्कीन है वो भी इसके ऊपर अटैच हो सकती है। सारी की सारी मैकेनिज़्म बहुत सिंपल है इसका। क्या, सबसे पहले आपका रिएजेंट जो है वो आपके कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करेगा और वो आपका बनाएगा इलेक्ट्रोफाइल, यानी CH3Cl ये ऐड हो रहा है AlCl3 में, आपके पास CH3 पॉजिटिव बनेगा और AlCl4 नेगेटिव। इसमें CH3 पॉजिटिव जो होगा ये होगा इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा, आपका इस तरीके से बनेगा। AlCl4 फिर वापस आएगा, अपना हाइड्रोजन इससे ले लेगा, क्या बन गया, एक HCl बन गया और एक AlCl3 और बाकी क्या बच गया आपके पास, टॉलिन। तो ये रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन जो है वो बेसिकली कहलाता है, जिसमें आपका अल्काइल ग्रुप जो है वो अटैच होता है बेंजीन रिंग के ऊपर। इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। इसमें ड्रॉबैक्स क्या हैं, ड्रॉबैक्स यानी इसके बहुत सारे नुकसान हैं। नंबर 1 पे हैलाइड आयन जो है वो कोई अल्काइल आयोडाइड होना चाहिए। विनाइल या अराइल हैलाइड अगर हुई तो वो कभी भी पॉसिबल। सेकंड पे देखें, अल्काइलेशन रिएक्शन आर प्रोन टू कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। इसमें एक सबसे बड़ा इशू ये होता है कि कार्बोकेटाइन जो बनता है उसकी रीअरेंजमेंट बहुत ज़्यादा होती है, जो कि इसकी वजह से इसे अच्छा नहीं समझा जाता। फिर डीएक्टिवेटेड बेंजीन जो हैं वो रिएक्टिव नहीं होती। बहुत सारी बेंजीन ऐसी होती हैं जो डीएक्टिवेटेड होती हैं। डीएक्टिवेटेड बेंजीन जो हैं वो क्या हैं कि वो फ्रीडल क्राफ्ट कंडीशंस को फॉलो नहीं करती। फ्रीडल क्राफ्ट कंडीशंस को फॉलो इसलिए नहीं करती क्योंकि उसमें सब्स्टिट्यूएंट जो हैं वो अफेक्ट आ जाता है। सब्स्टिट्यूएंट का अफेक्ट जो है वो क्या है। उसके अलावा अगर बहुत सारे अल्काइल ग्रुप आप ऐड कर देते हैं उसे कहते हैं ओवर अल्काइलेशन। ओवर अल्काइलेशन की वजह से आपको बहुत सारे साइड प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो आपके लिए उसमें पॉसिबल नहीं होते। लीवस एसिड कैटलिस्ट AlCl3 जो हैं बाज़ोकात ऐसा होता है कि ये अराइल अमीन के साथ कम्प्लेक्स बनाने लग जाता है, जिसके कम्प्लेक्स जो हैं वो ज़्यादा कंसीडर नहीं होते। इनके कॉम्प्लेक्स फिर चिलेटिंग एजेंट के तौर पर बिहेव करते हैं और आपका जो रिएक्टेंट है वो सारे का सारा ख़राब हो सकता है।
इसी तरीके से सेम ऑन द हैंड फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन है। असाइलेशन में क्या होता है कि इसमें भी एक ग्रुप अटैच होता है। इसमें ग्रुप कौन सा अटैच होता है, इसमें आपका जो ग्रुप है वो अटैच होगा COOCl, ये होता है असाइल ग्रुप, ठीक है। COOCH3, ये CH3 है बच्चों, ये H3 है, ठीक है, यानी एसिटाइल ग्रुप इसमें अटैच होता है। अब ये वाला ग्रुप अटैच हो गया, जहाँ अटैच हुआ वहाँ से H निकला, उसने क्या ले लिया इस Cl को, तो HCl बच गया और आपके पास क्या बन गया, एसिटोफिनोन। ये रिएक्शन कई तरीक़ों से होता है। देखें नीचे एक और ऐड किया हुआ है उसने पहले एसिटाइल क्लोराइड को किया हुआ है, उसके बाद उसने जो है वो और भी एक रिएक्टेंट है जिसको इसने ऐड किया हुआ है, इसे ये बिल्कुल उसी टाइप का है जैसे कि कोई मोलोजॉइड होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें यहाँ से कट लगेगा, ठीक है, एक ग्रुप ऊपर अटैच हो जाएगा बेंजीन के और एक ग्रुप अपना कॉरस्पॉन्डिंग एसिड बना देगा। इसी तरह ये कीटोन के साथ भी रिएक्शन करता है। जब एक कीटोन के साथ रिएक्शन करता है तो ये आपको रिजल्ट में देता है एसिटोफिनॉन COOCH3। मैकेनिज़्म इनका अगर देखें तो मैकेनिज़्म क्या है, मैकेनिज़्म इसका इंतहाई आसान है कि सबसे पहले जो ROCl है वो रिएक्ट करेगा AlCl3 के साथ, बनाएगा क्या RCOO और साथ में AlCl4 नेगेटिव, ठीक है। अब ये जो RCOO पॉजिटिव है ये एक्ट करेगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल, ये बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक होगा। जब इसका अटैक होगा तो बेंजीन रिंग हाफ रह जाएगा आपके पास, जबकि बाकी जो है वो बेंजीन रिंग वैसे का वैसे ही आएगा। AlCl4 दोबारा रिएक्शन पैलेट में आएगा और ये क्या करेगा, ये इस H को ले लेगा, क्या बना देगा HCl और साथ में AlCl3 और रिकवर्ड होके आपका COOR आपके पास आ जाएगा। बहुत सारे अल्काइल ग्रुप की तरह इसमें असल में जैसे अल्काइलेशन होती है, इसमें असाइलेशन में रीअरेंजमेंट का प्रॉब्लम नहीं होता। ये इसका फ़ायदा भी है कि इसमें कोई रीअरेंजमेंट प्रॉब्लम नहीं है, इतनी ख़ास रीअरेंजमेंट प्रॉब्लम आपको फोकस नहीं करनी पड़ती, ठीक है। फिर बाज़-औक़ात हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि बेंजीन रिंग जो है वो रिएक्ट करे आपके एसिटाइल क्लोराइड के साथ AlCl3 की मौजूदगी में, और बाज़-औक़ात ये ज़रूर हो सकता है कि क्लीमेंसन रिडक्शन या वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन हो जाए। अगर तो क्लीमेंसन रिडक्शन होती है तो आपको कीटोन मिलती है या आपको कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड जो है वो मिलेगी। क्लास अगला रिएक्शन है फॉर्माइलेशन। फॉर्माइलेशन में क्या होता है कि COOH ग्रुप जो है वो अटैच होता है, ठीक है। ये रेफ़र करता है किसी भी केमिकल प्रोसेस को जिसमें केमिकल कंपाउंड जो है उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, COOH है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस टर्म को यूज़ किया जाता है एरोमेटिक कंपाउंड के लिए। इसमें बेंजीन को बेंजल्डिहाइड में जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है। फॉर्माइलेशन जो है वो बिल्कुल एसाइलेशन के तौर पर ही बिहेव करता है, लेकिन ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर फॉलोअप में लाई जा सकती है। फॉर्माइलेशन जो है वो दो तरीक़ों से हो सकती है, या तो गैटरमैन कॉच रिएक्शन से, या दूसरा रिएक्शन होता है सिंपल गैटरमैन रिएक्शन से, ठीक है। तो पहले हम गैटरमैन कॉच रिएक्शन पढ़ते हैं। इसमें क्या है कि इसमें सबसे पहले CO और HCl की प्रेजेंस में होगा रिएक्शन। AlCl3 पहले क्या होगा, CHO यानी जो आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप है, फॉर्माइल ग्रुप है, वो अटैच हो गया और HCl जो है इसका रिलीज़ हो गया साथ। मैकेनिज़्म बिल्कुल सिमिलर है। सबसे पहले क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, ठीक है। पहले आपके पास क्या बन गया, HCOOCl। कन्वीनियंट प्रोसीजर जो है इसका वो मज़ीद उसने दिखाया हुआ है कि कन्वीनियंट प्रोसीजर जो है वो क्या इसका हो सकता है। अब इसका क्या हो सकता है, वो कहते हैं कि पहले आप यूँ भी कर सकते हैं कि CO और HCl को कैसे बनाया जाए। तो आप ये भी कर सकते हैं कि HClSO3 के अंदर फार्मिक एसिड डाल दें HCOOH, तो आपको क्या मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl और H2SO4। नेक्स्ट में सिंपल गैटरमैन रिएक्शन है, वो बिल्कुल सिंपल है गैटरमैन का। इसमें क्या होता है, ये रिएक्शन जो है हाइड्रोजन साइनाइड HCN की मौजूदगी में होगा, और होगा किससे, HCl से। जिंक क्लोराइड इस रिएक्शन में हिस्सा लेगा और आपके पास पहले क्या बनेगा, पहले जो आपके पास सबसे पहले बनेगा वो होगा सायानाइड, ठीक है, बेंजाइल सायानाइड। और फिर वाटर की प्रेजेंस में ये आपको क्या देगा, ये उसी का कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्माइल जो है एल्डिहाइडिक ग्रुप इसके साथ अटैच कर देगा। फिर वो कहते हैं कि HCN कहाँ से आई,
यहाँ ये सवाल है, HCN को भी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे प्रोड्यूस करेंगे? आप जिंक साइनाइड लें, उसके अंदर HCN डाल दें। जब आप जिंक साइनाइड में HCl डालेंगे तो जिंक क्लोरीन को ले लेगा और HCN आपके पास जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये रिएक्शन ये था कि हम गैटरमैन रिएक्शन से कैसे फॉर्माइलेशन जो है वो करवा सकते हैं, यानी कैसे इससे फॉर्माइलेशन पॉसिबल होती है। फॉर्माइलेशन फिर फॉर्माइल फ्लोराइड के साथ भी हो सकती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, एक तो गैटरमैन रिएक्शन से है, एक गैटरमैन कॉश रिएक्शन से है, और एक जो अब हम पढ़ने लगे हैं ये फॉर्माइल फ्लोराइड से भी हो सकती है। अब फॉर्माइल फ्लोराइड क्या है? FCHO। FCHO का मतलब ये है कि इसमें आपका जो R है वो क्या है? वो कोई हेलोजन है, यानी F है। बेंजीन के अंदर आपने इसमें क्या डाला? FSHO डाला। आपके पास C6H5, ठीक है, CHO, और H यहाँ से एक रिमूव हुआ, HbF4 जो है, BF3 आपका जो है वो रिएजेंट के तौर पर आया। तो HbF4 जो है वो आपका रिएक्शन के हिस्सा आपके पास प्रोडक्ट के तौर पर मौजूद हो गया। फॉर्माइलेशन में क्या होता है? इसमें एरोमेटिक रिंग जो हैं वो, उसमें आप HOCF डालते हैं, ठीक है। और HOCF आपने खाली नहीं डालना, इसके अंदर आपने BF3 इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर जो है वो आपने इसमें ऐड करवाना होता है, ठीक है क्लास। आगे देखें, अब क्लोरोमिथाइलेशन है। क्लोरोमिथाइलेशन में क्या है? जब बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड जो हैं उन्हें ट्रीट किया जाता है HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCHO, यानी ये देखें HCHO और HCl, तो इसमें क्या होता है? इससे आपका क्लोरोमिथाइलेशन होती है, यानी CH2, एक तो आपका जो मिथाइल ग्रुप है वो भी ऐड हो जाता है, और उसके साथ साथ आपकी क्लोरीन या हेलोजन भी अटैच हो रही होती है। साथ में इसके क्या रिलीज़ होता है? वाटर। तो इसको क्या कहते हैं? क्लोरोमिथाइलेशन। ये आपकी क्लोरोमिथाइलेशन है। कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है? कार्बोक्सिलेशन में सिंपल आपकी जो फास्जीन है उसकी मौजूदगी में भी हो सकती है। नहीं, ये जो आपकी कार्बोक्सिलेशन है ये डिफरेंट तरीक़ों से हो सकती है। सबसे पहले उसने COCl2 के साथ दिखाई, AlCl3 की प्रेजेंस में हुआ रिएक्शन, C6H5 COCl और एक HCl यहाँ से निकल गया। तो यहाँ तक रिएक्शन समझ में आ गया। फिर इसे डाला H2O डालेंगे तो वो कहता है कि कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी C6H5COOH। फिर इसके अंदर उसने एक और तरीका बताया, वो कहता है कि एसिटाइल क्लोराइड लें, C6H5OCl, उसके अंदर डालें C6H6 AlCl3 की मौजूदगी में, तब भी आपके पास जो है वो प्रोडक्ट जो बनेगी वो आपके पास कीटोन बनेगी, डाईफिनाइल कीटोन। इसी तरीके से आप यही रिएक्शन जो है वो आप गैटरमैन अमाइड की प्रेजेंस में भी करवा सकते हैं। अमाइड गैटरमैन का मतलब ये है ClCONH2, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा? इसमें C6H5CONH2 बनेगा। वाटर की एडिशन करने पर ये कॉरस्पॉन्डिंग एसिड में और साथ में अमोनिया के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आप लोगों का स्टूडेंट्स आज का लेक्चर था। आप इसको बहुत गौर से सुने, इसकी जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम इसको मज़ीद देखेंगे कि आगे इसका आपने क्या करना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।